नेक्स्ट डिकेड के सारे स्टॉक विनर जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करेंगे वो सारे के सारे इंडिया में लिस्टेड नहीं होंगे। कुछ ऑफकोर्स इंडिया में लिस्टेड होंगे, लेकिन काफ़ी सारे दूसरे कंट्रीज़ में भी लिस्टेड होंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग हमें यहीं पे वो मौका देता है या फिर चांस प्रोवाइड करता है जिससे जिस भी कंट्री में ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, ग्रोथ ज़्यादा है, वहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं अगर हमें ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना है, ग्लोबल मार्केट्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करें, और साथ ही जानेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है, और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पूरे पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज हम इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए या फिर इसकी ज़रूरत क्या है। इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ की इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वो इंडिया से बाहर भी हैं। तो वहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्निफिसेंट 7 तो आप सभी जानते हैं। अब तो मैग्निफिसेंट 10 का बात हो रहा है ना, क्योंकि स्पेसएक्स ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, इसके बाद एंथ्रोपिक लिस्ट होने का चांस है, उसके बाद ओपन एआई भी लिस्ट होने वाला है। तो मैग्निफिसेंट 7 को अब बोला जा रहा है मैग्निफिसेंट 10, क्योंकि 3 एडिशनल कंपनीज उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इंडिया में आप इन कंपनीज में एक्सपोजर नहीं ले पाएंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टिंग जब आप जा रहे हैं ना, तो क्या फ़ायदा है कि जहाँ भी ग्रोथ आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में वहाँ ग्रोथ ज़्यादा आ सकता है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ में या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे आप अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। और दूसरा एक बड़ा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इंडियन मार्केट आपको पता है मार्केट कैप वाइज अगर पूरे वर्ल्ड का मार्केट कैप देखें बहुत छोटा है इंडिया मार्केट, ठीक है। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो ऑफकोर्स हमें दूसरे मार्केट्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक मार्केट का अगर परफॉर्मेंस देखें ना तो एक जैसा नहीं होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ का परफॉर्मेंस अलग अलग समय में अलग हो सकता है, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस। तो इसीलिए अगर उसका एडवांटेज लेना है तो हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। अब जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो ही गया इंडियन मार्केट का, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, जबकि यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, इवन चाइना का भी वहाँ तो परफॉर्मेंस आ रहा है। तो वहाँ पे अगर हमने वहाँ पे एक्सपोजर लिया हुआ है तो ऑफकोर्स हम अच्छे तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टॉक्स का भी अगर नाम लिया जाए ना, TSMC हो गया, सैमसंग हो गया, SK हाइनिक्स हो गया, माइक्रोन हो गया, तो इसका एक्सपोजर के लिए तो हमें बाहर ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन से हम काफ़ी हद तक जो कंट्री स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है ना उसे कम कर सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ है ना उसमें हम अच्छा खासा एक्सपोजर ले सकते हैं। अब जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, AI ट्रेड चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवीडिया है, उसके बाद ऑफकोर्स ओपन एआई आने वाला है, एंथ्रोपिक आने वाला है। तो यहाँ पे एक्सपोजर अगर लेना है तो कैसे लेंगे? साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनी है, ब्लॉकचेन रिलेटेड कंपनी है, स्पेस टेक जैसे स्पेसएक्स आ चुका है, तो इसमें एक्सपोजर लेने के लिए हमें ऑफकोर्स बाहर ही जाना पड़ेगा ना। तो हमेशा ध्यान में रखें कि बहुत सारे जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना वो इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। अगर हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है तो ऑफकोर्स हमें बाहर इन्वेस्ट करना होगा। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज ग्लोबल इन्वेस्टिंग का हमें मिलता है वो है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। पहले मैंने कई बार ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है ना। देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें ना तो रुपी जो दूसरी मेजर करेंसीज है उसके मुकाबले डिप्रिसिएट करता आया है। मतलब रिसेंट टाइम्स में देखें, लास्ट 1 ईयर रफली अगर आप देखें तो US डॉलर के मुकाबले 10% के आसपास का डिप्रिसिएशन हुआ है रुपी का। इवन 6 मंथ्स देखें तो ऑलमोस्ट 4-5% का डिप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। और इवन सिर्फ डॉलर नहीं, यूरो के मुकाबले भी अगर लास्ट 1 ईयर देखें तो ऑलमोस्ट अबाउट 11% के आसपास का डिप्रिसिएशन है। और सिर्फ 1 साल का फिगर नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी ये देखने को मिला है। लेकिन अगर आप CAGR टर्म्स में देखें ना, रुपी का डिप्रिसिएशन 2000 से 2026, सो रफली USD के मुकाबले 2.6 से 2.8% एवरी ईयर डिप्रिसिएशन हुआ है। मैं CAGR की बात बोल रहा हूँ। और यूरो के मुकाबले भी देखेंगे तो रफली
3.8 to 4% पर ईयर के आसपास का डिप्रिसिएशन देखने को मिला है। तो यही एडवांटेज मिलता है। तो एक तो आपने जो फॉरेन इन्वेस्टिंग किया उसमें अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया या ETF में इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। दूसरा, करेंसी के डिप्रिसिएशन के कारण आपका रिटर्न और बढ़कर आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और लॉन्ग टर्म में इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है ना कि देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ US स्टॉक्स ही है, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज़ है ना, वहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत आ रहा है। ऑफकोर्स ग्लोबल इन्वेस्टिंग में सबसे पहले तो US मार्केट ही आता है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे है। लेकिन दूसरे मार्केट्स भी हैं, जैसे US इन्वेस्टिंग के लिए क्या हम बात करते हैं ना, मैग्निफिसेंट 7, या फिर मैंने आपको अभी बताया मैग्निफिसेंट 10 के बारे में। इसके साथ साथ आप ना सेक्टर और थीमेटिक ETFs में एक्सपोजर ले सकते हैं, लाइक AI थीम, उससे रिलेटेड अगर कोई ETF है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंट्री स्पेसिफिक ETFs आता है ना, US में अगर एक्सपोजर लेना है तो किसी ETF के थ्रू आप ले सकते हैं। चाइना में, जापान में, ताइवान, साउथ कोरिया, सभी का ETFs अवेलेबल है, उसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर कंट्री के स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। और यहाँ पे ग्लोबल म्यूचुअल फंड स्टाइल इन्वेस्टमेंट फंड्स भी अवेलेबल हैं, उसके थ्रू भी एक्सपोजर लिया जा सकता है। यहाँ पे आप मैनेज पोर्टफोलियोज के लिए भी जा सकते हैं, बेसिस योर गोल और थीम ना, आपका गोल क्या है या फिर किस थीम के लिए जाना चाहते हैं, उसके अनुसार मैनेज पोर्टफोलियोज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बड़ा एडवांटेज है ना कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक ही एक सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सभी लोग के पास इतना टाइम नहीं है या फिर एक्सपर्टाइज नहीं है ना कि रिसर्च करके इंडिविजुअल स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर कोई हाई कन्विक्शन वाले वेल नोन स्टॉक्स हैं तो ऑफ कोर्स उनको सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन साथ साथ ETFs है ना, उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा और स्टॉक स्पेसिफिक जो रिस्क होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यहाँ पे ग्लोबल फंड्स भी अवेलेबल हैं, जिसे कि लार्ज एसेट मैनेजर्स मैनेज करते हैं ना, प्लस क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज। अगर आप पैसिव अप्रोच के लिए जाना चाहते हैं तो क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर किसी को ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकता है ना, कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेस्टेड आपकी मदद कर सकता है ग्लोबल इन्वेस्टिंग में। अभी जो भी आइडियाज़ हमने डिस्कस किया, अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वेस्टेड आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म या फिर कहें वन इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको US या फिर ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर मान लीजिए आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं ना, सेक्टर स्पेसिफिक या फिर थीमेटिक या फिर कंट्री स्पेसिफिक ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है। अगर हम किसी कंट्री के स्टॉक में डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं लेना चाहते हैं या फिर किसी कारण से नहीं ले पा रहे हैं तो वहाँ पे ETF का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, लाइक थाईलैंड है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, सारे ETFs अवेलेबल हैं। साथ ही ग्लोबल फंड्स का अवेलेबल है ना। ग्लोबल फंड्स का मतलब वैसे फंड्स जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ में एक्सपोजर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही मेजर एसेट मैनेजर्स जो है ना, फिडेलिटी इंटरनेशनल हो गया, ब्लैक रॉक है, मॉर्गन स्टैनले है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, इनके द्वारा इन फंड्स को मैनेज किया जा सकता है। और इसके साथ ही क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज भी अवेलेबल है ना। अगर आप पैसिव या फिर बिजी इन्वेस्टर हैं, आपके पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का, तो क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज के लिए भी जाया जा सकता है। यहाँ पे एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका गोल करेंसी डाइवर्सिफिकेशन है, या फिर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, या फिर ग्लोबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो वेस्टेड आपको मल्टीपल ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन देता है ग्लोबल मार्केट्स में थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। अब जान लेते हैं कि इस तरह के मार्केट्स में ना, ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होना चाहिए और जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट नॉलेज भी आपको चेक करना होगा। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा मार्केट नॉलेज नहीं है ना इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का, तो अच्छा होगा कि जो डायरेक्ट स्टॉक्स हैं वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर ना ले, वहाँ पे ETFs का ऑप्शन कहीं ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। और अगर आपको बहुत अच्छा आइडिया है, आपको अच्छी जानकारी है, कुछ समय से कर रहे हैं, तब तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। तो देखिए,
यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स से देखें ना तो बाहर काफ़ी सारे मार्केट्स में अच्छा खासा रिटर्न आया है। जब इतना ज़्यादा रिटर्न आ जाता है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमें सतर्क होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो आइडियली हमें स्लोली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जोश में आके पूरा का पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट हाँ, अगर वहाँ पे करेक्शन आता है आने वाले महीनों में तो ऑफ कोर्स उसका एडवांटेज ज़रूर उठाना चाहिए। अब है कि कितना इन्वेस्टमेंट करें ना परसेंटेज वाइज, तो देखिए अगर कोई नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है ना 5 to 10% जो भी आपका इक्विटी एक्सपोजर है स्टार्ट करें 5 to 10% से। और जैसे जैसे आपको वहाँ का आइडिया मिल रहा है और वहाँ पे अगर करेक्शन आता है ना, गिरावट आता है अच्छा खासा, तब पोर्टफोलियो को इवन 15 to 20% तक ले जाया जा सकता है। तो अगर आप भी अपना ग्लोबल इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। Thanks a lot for watching.